रोड एक्सीडेंट के बाद सभी के जहन में एक ही बात आती है कि इंजेक्शन लगवाया है या नहीं लगवाया। लेकिन बात सिर्फ रोड एक्सीडेंट तक महदूद नहीं है। सब्जी बनाती हुई कोई सिनफ़े नाजुक हो, या बिजली का काम करता हुआ कोई मर्द आहन, कंस्ट्रक्शन का काम हो या प्लम्बर का काम, जब भी आपको चोट लगेगी तो आपको टीका तो लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी में और जंग लगी हुई चीज़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी कहते हैं। ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, यानी ऐसा बैक्टीरिया जिसे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। जब हमें चोट लगती है, हमारे जिस्म पर कोई स्मॉल इंजरी होती है, तो मिट्टी में मौजूद ये बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल होता है और चोट लगने की वजह से वहाँ पे टिश्यू डैमेज होते हैं, ब्लड सप्लाई कम होती है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से एक एनारोबिक इन्वायरमेंट बनता है जिसमें ये बैक्टीरिया ग्रोथ करता है और एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है, एक जहर रिलीज़ करता है जिसे टेटनोस्पाज़मिन कहते हैं। टेटनोस्पाज़मिन एक ऐसा टॉक्सिन है जो डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को जाके टारगेट करता है और उसमें भी स्पेशली हमारे मसल्स को इफ़ेक्ट करता है। हमारी बॉडी की जो भी मूवमेंट हो रही होती है उसमें मसल्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए हमारे जिस्म में न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं जो मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवा रहे होते हैं। एसिटाइलकोलाइन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मसल्स की कंट्रैक्शन करवाता है और दो न्यूरोट्रांसमीटर गाबा एंड ग्लाइसिन, ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो मसल्स की रिलैक्सेशन करवा रहे होते हैं। टेटनोस्पाज़मिन जो है ये उन न्यूरोट्रांसमीटर को जाकर ब्लॉक कर देता है जो हमारे मसल्स की रिलैक्सेशन करवा रहे होते हैं, जिससे मसल्स की कंट्रैक्शन तो हो रही होती है लेकिन मसल्स रिलैक्स नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से मसल स्टिफनेस हो जाती है। पूरी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। इसकी अलामात 3 दिन से लेकर 21 दिन के दरमियान ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ये जो है ज़ख़म पर डिपेंड करता है कि वो ज़ख़म जो है वो कौन से जिस्म के कौन से एरिया में है, यानी कि अगर अपर बॉडी में है, ब्रेन के करीब है और थोड़ा गंदा भी है, अच्छे से उसकी सफाई नहीं की गई, तो इसकी अलामात 1-2 दिन के अंदर भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसकी कौन-कौन सी अलामात हो सकती हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन टारगेट जो होता है बैक्टीरिया का वो हमारे मसल्स होते हैं और मसल्स में भी हमारे सबसे पहले जो मसल इस पे इफ़ेक्ट होते हैं वो हमारे फेस के मसल्स होते हैं, यानी कि हमारे जॉ मसल्स, जबड़े जो है ना वो इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है, जिससे हमारे चबाने में और बात करने में हमें मुश्किल होती है। इसके अलावा नेक के मसल्स हो गए, बैक मसल्स और डायाफ्राम, ये मसल्स भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं। डायफ्राम मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमें सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं और अगर इसको टाइम से ट्रीटमेंट इसकी नहीं की जाती तो रेस्पिरेटरी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट से हमें रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि काम वगैरह करते हुए आपको कोई स्मॉल इंजरी वगैरह आती है और उसके बाद आप इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं, उसके बावजूद आपको कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन में जो आपकी वैक्सीन लगाई जाती है उसमें जो है टेटनस की वैक्सीन भी मौजूद होती है, जो कि चाइल्डहुड वैक्सीन जिसको बोलते हैं, वो 10 साल के लिए काम करती है। उसके बाद आपको हर 5 साल के बाद एक बूस्टर डोज़ लगवाने की ज़रूरत होती है। अगर किसी ने बूस्टर डोज़ लगवाई हुई है और फिर उसको कोई इंजरी वगैरह आई है तो उसको फिर वैक्सीनेशन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और उसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो उसके बाद अगर आपको कोई इंजरी होगी तो फिर वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी होगा। और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको अपनी वैक्सीनेशन के बारे में मालूम नहीं है, तो फिर उसको एक अनवैक्सीनेटेड पर्सन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। शुक्रिया।